अगर आपने मूवी शोले देखी है या फिर कोई वेस्टर्न देखा है तो ये वर्ल्ड कप एकदम एक वेस्टर्न जैसा है। एक शोले जैसी मूवी जैसा है। मतलब ये एक पुरानी मूवी जैसा है। यहाँ पे नए हथियार काम नहीं दे रहे। आपके छक्के चौके लग नहीं रहे। आप 3 ओवर में 60 रन नहीं बना सकते इस वर्ल्ड कप में। क्रिकेट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जैसे हमारे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। आपके स्मार्टफोन्स आ गए हैं। आपके न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। तो आपके स्नाइपर गन्स आ गए हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले। लेकिन ये वर्ल्ड कप जो है ये एक तरह से हमें 1970s में वापस लेके चला गया है। और ये एक चंबल की घाटी है जो ऑस्ट्रेलिया है। तो चंबल एक जगह है नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे जंगल हैं। और ये जंगल में जो डाकू घूमते हैं, ये लड़ते हैं पुराने हथियार से, चाकू छुरे से, पुराने बंदूक से, कट्टे से, पिस्टल से लड़ते हैं पुलिस वाले के साथ। और ये एक उसी तरह का वर्ल्ड कप है। मतलब कि यहाँ पे इसीलिए ये जो भी टीम्स के पास अच्छी बॉलिंग है, जो बॉलिंग में फिर वो धार आ गई है, वही जैसे 1970s 80s में हुआ करती थी। आप 80s में देख लो, वेस्ट इंडीज अपने बॉलिंग के दम पे जीता करती थी। और उनके जो बॉलर्स थे, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, उनके बदौलत जीता करती थी। और अब ये बॉलिंग टीम का वर्ल्ड कप हो गया है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि थ्री ऑफ द बेस्ट बॉलिंग टीम्स जो है वो सेमीफाइनल में है। अगर आप इंडिया को छोड़ दें तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड। देन यू हैव इंग्लैंड who is one of the best death bowling side, and then you have New Zealand who is one of the best power play bowling sides. तो यहाँ पे अब ये वर्ल्ड कप का थोड़ा जर्नी देखते हैं कि कैसा रहा ये वर्ल्ड कप। स्टार्टिंग करते हैं। ये तो पहले ही वेस्ट इंडीज बाहर हो चुकी थी। खैर, नामीबिया ने पहले ही मैच में श्रीलंका को अपसेट किया। लेकिन श्रीलंका समहाउ वेर एबल टू, मतलब एक तरह से क्लिंग कर गई और बाकी दोनों मैचेस जीत गए वो। और इंजरीज हुई उनकी, लेकिन किसी तरह वो पहुंच गए सुपर 12 में। लेकिन वेस्ट इंडीज वहां पे आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों से हार के वेस्ट इंडीज पहले ही बाहर हो चुकी थी। और इससे पता चल गया कि वेस्ट इंडीज जो कि एक सिक्स हिटिंग टीम है, उनके लिए ये वर्ल्ड कप, ये जो वेन्यूज थे जहाँ पे हम खेल रहे हैं, ये मैचेस हो रहे हैं, वो डिफिकल्ट रहेगा। एक सिक्स हिटिंग टीम, अगर उनके पास सिंगल्स का गेम नहीं है, उनके पास चौके मारने, पावर प्ले में गैप्स ढूंढने की एबिलिटी नहीं है, 2 रन 3 रन भागने की एबिलिटी नहीं है, तो उस टाइम से ही मतलब पता चल चुका था कि ये वर्ल्ड कप थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि आप देखो, वेस्ट इंडीज नॉर्मली तो क्वालिफाई कर ही जाती है, और सेमीफाइनल में जहां भी बांग्लादेश में हुआ हो या फिर श्रीलंका में हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, वेस्ट इंडीज या फिर फाइनल या सेमीफाइनल कर ही लेती है। लेकिन जो लास्ट वर्ल्ड कप जो एशिया में नहीं हुआ था, वो था आई थिंक 2009 का वर्ल्ड कप। 2009 का वर्ल्ड कप, और वेस्ट इन 2009 में आप देखो तो इंग्लैंड में हुआ था। 2007 में ये दोनों में वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल नहीं पहुंची थी। और तभी से मुझे लगने लगा ये वर्ल्ड कप थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बाकी T20 वर्ल्ड कप से। जो लास्ट ईयर यूएई में हुआ था उससे काफी डिफिकल्ट हो सकता है ये। और उसके बाद पहला मैच जो होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पहला मैच, इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में। वहां पे न्यूजीलैंड शुरू करती है एग्रेसिवली, पावर प्ले में ही डोमिनेट करना शुरू करती है। 200 तक पहुंच जाती है न्यूजीलैंड। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 111 बना पाती है। सिर्फ 89 रन्स का जो डिफीट होता है, वो ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से बाहर कर चुका होता है। और वहीं पे हमें पता चल जाता है कि जहाँ पे होस्ट्स और फेवरेट्स ऑफ द वर्ल्ड कप एक तरह से इतना बुरी तरह हार चुके हैं पहले ही मैच में। तो ये वर्ल्ड कप एकदम डिफरेंट टाइप का होने वाला है। फिर आते हैं हम अगले दिन, इंडिया और पाकिस्तान। वो भी एक अलग ही तरीके का मैच होता है। इंडिया 160 चेस करने में ही इतनी मुश्किलात में, इतनी ट्रबल में
और किसी तरह मतलब कि एक पार्टनरशिप जोड़ के गेम को डीप लेके एक मास्टरफुल नॉक जो कि अपने पूरे 13 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट को समराइज करते हुए विराट कोहली ने मतलब ड्रॉइंग पावर फ्रॉम ऑल दोस 13 years ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑल दोस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग देयर इन सो मेनी चेजेस, सो मेनी विनिंग इनिंग्स, वो सबको सबसे इंस्पायर होते हुए उन्होंने वो एक बहुत ही टफ नॉक खेला। मतलब 28 रन जीता 8 बॉल में, वहां पे 2 छक्के जो उन्होंने मारे, दैट इज लाइक स्टिल अनबिलीवेबल। और लास्ट ओवर में जो हुआ नवाज के साथ, वो तो एक अलग ही मिनी सीरीज बन सकती है उस चीज पे। तो वो तो एक बहुत ही एक मूवी बन सकती है उस चीज पे कि क्या हुआ। और वहां से ये वर्ल्ड कप अब लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा स्टार्ट हो चुका है इस वर्ल्ड कप का। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, इंडिया पाकिस्तान को लास्ट बॉल पे हरा चुकी है। अब ये वर्ल्ड कप थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन फिर 2 ही दिन बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच बीच ड्रामा फिर होता है। और आयरलैंड जो कि लग रहा था हार जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में, इंग्लैंड की बैटिंग में इतना डेप्थ था कि वो 50 रन 30 बॉल में आराम से कर सकते थे। लेकिन वहां पे बारिश आ जाती है और एक नया ड्रामा तब से शुरू होता है बारिश का। और नेक्स्ट डे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच था, आई थिंक वो भी बारिश की वजह से धुल जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए एक इजी विन था। और वो विन बाद में जाके साउथ अफ्रीका को कितना इम्पैक्ट करेगा वो हमें पता चलता है। वो शायद नेट रन रेट भी उनको 0 नेट रन रेट का गेन हुआ उस मैच से। और अगर उस मैच से उन्हें नेट रन रेट का कुछ भी फायदा मिलता तो आई थिंक वो आज क्वालिफाई कर चुके होते। फिर फिर वर्ल्ड कप चलता रहता है नॉर्मली। अब जैसे आप कोई मूवी देखोगे ना वेस्टर्न या फिर शोले, तो उसका जो स्टार्टिंग सीन होता है वो बहुत धमाकेदार होता है। जैसे शोले का पहला सीन है जिसमें वो मालगाड़ी से डाकुओं को मारते हैं, या फिर कोई भी वेस्टर्न का आप देख लो, जो पहला सीन होता है बहुत धमाकेदार होता है। उसके बाद वो मूवी थोड़ा कंसोलिडेट करती है अपनी स्टोरी लाइन को, स्टोरी बनाती है, स्टोरी वाले फेज में चली जाती है। और उसी तरह ये फेज चल रहा था, लेकिन वहां भी बीच बीच में जो धमाके होते रहते हैं, उसमें से एक धमाका आई थिंक था जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑब्वियसली, लेकिन पर्थ का मैदान, पर्थ एक ऐसा जगह था ये पूरे टूर में। अगेन ये वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप है जहाँ पे हर वेन्यू के एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आप दुबई शारजा जैसे जगह पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसा कि हर वेन्यू में आपको एक डिफरेंट फ्लेवर दिखेगा। पर्थ की बाउंस, और वहां पे जो 130 बना पाई जिम्बाब्वे, लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग प्लान जो अपने एग्जीक्यूट किया, जो बॉलिंग उन्होंने की है, और पाकिस्तान के बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन जब आउट हो गए तो एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट हुआ। और पहले मैच का प्रेशर था, इंडिया से हारने का प्रेशर था, और वहां से पाकिस्तान क्रम्बल कर गई वहां पे और 129 बना पाई। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, कलेक्टिव परफॉर्मेंस था जिम्बाब्वे टीम से। ब्लेसिंग हो, रिचर्ड एनगरावा हो, ब्रैड इवांस, सिकंदर रजा, सब ने मिलके इतनी अच्छी बॉलिंग की वहां पे। तो वहां पे एक और धमाका होता है हल्का सा। और पाकिस्तान लगता है कि उनके लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो गया है। और उनको इंडिया तब था कि इंडिया की जरूरत है। उसी तरफ आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो श्रीलंका से तो जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से, वो भी स्टॉइनिस की एक बेहतरीन बारी जो उसके बदौलत जीतती है। लेकिन आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो बहुत क्रूशियल मैच था वो रेन आउट हो जाता है। और उसके वजह से आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक टीम तो सफर करेगी इस वॉश आउट की वजह से। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इतनी बड़ी हार ले चुकी थी, ऑल्दो इंग्लैंड आयरलैंड से हारी थी, बट वो इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे जितना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारे थे। तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पे काफी प्रेशर हो सकता है। और वहां पे ऐसा ही हुआ, मतलब आप एंड में देख लीजिए। और उसके बाद ये वर्ल्ड कप फिर चला, और दूसरे बाद जिम्बाब्वे अब लग रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगी। फिर होता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच। वहां पे नेदरलैंड्स से पहले इंडिया जीतती है। विराट कोहली एक
सेंसेशनल फॉर्म में चल रहे हैं। फिर सूर्य कुमार यादव भी आ जाते हैं वो फॉर्म में। और फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होता है पर्थ में अगेंस्ट, अब बॉलिंग अटैक जो पर्थ, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक को पर्थ से तो प्यार ही हो गया होगा। 49 फॉर 5 है इंडिया, और वहां से सूर्य कुमार यादव एक हीरोइक नॉक खेलते हैं, एक अनबिलीवेबल नॉक खेलते हैं। शायद वो आईपीएल में 150 के बराबर हो, वो जो 50 था वहां पे पर्थ में उस जगह पे उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव का। और वहां से पता चलता है कि शायद क्या सूर्य विराट के बराबर बराबर आ जाएंगे इस टूर्नामेंट में, मतलब कि विद द वे ऑफ हिज परफॉर्मेंस, हिज इम्पोर्टेंस टू इंडियन साइड, क्योंकि वहां इंडिया 49 फॉर 5 से 133 पहुंच जाती है। और फिर साउथ अफ्रीका 10 ओवर में सिर्फ 40 रन है। पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी इंडियन टीम को सपोर्ट कर रही है। बट वहां से डेविड मिलर, किलर मिलर एक अमेजिंग नॉक खेलते हैं जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और वो एंड तक रहते हैं, फिनिश करते हैं मैच को। लास्ट ओवर में इंडियन टीम कैचेस छोड़ती है, और फिर हम इंडियन टीम में वो वीकनेस ढूंढना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान और इंडियन की दोनों के जो मुल्क हैं और दोनों के जो आवाम है, वो दोनों टीम्स में ढूंढना शुरू कर देते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है मीडिया में। लग नहीं रहे हैं दोनों ही वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड। एक की बॉलिंग में बहुत वीकनेस है इंडिया की, और पाकिस्तान की बैटिंग में ऐसा लगता है वो थोड़ा वीक है। तो दोनों टीम्स के अपने अपने मसाइल हैं। अब आते हैं हम फिर आगे वर्ल्ड कप जो चलता है। अब जिम्बाब्वे के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे कि वो रैप अप कर सकते थे, मतलब अपने सेमीफाइनल पोजीशन को ऑलमोस्ट, अगर वो बांग्लादेश को हरा देते। बांग्लादेश को का जो मैच हुआ वो तो संडे को हुआ 30 अक्टूबर को, और वो इनक्रेडिबल मैच था। मैं तो कहूंगा वो टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। इतना ड्रामा फाइनल ओवर में। शॉन विलियम्स वहां पे एक एपिक नॉक खेलते हैं जब ऑलरेडी 36 पे 4 हो चुकी है जिम्बाब्वे, सारे होप्स जा चुके हैं, 150 चेज करना है। और वहां पे शॉन विलियम्स और रायन बर्ल एक पार्टनरशिप जोड़ते हैं, और पूरी तरह से प्रेशर में आ जाती है बांग्लादेश। और शकीब अल हसन एक बेहतरीन रन आउट करते हैं। ये वेस्टर्न मूवी जो होती है ना, उसमें बीच बीच में शूट आउट्स धमाके होते रहते हैं गुंडों के साथ, और वो उसी तरह से ये मूवी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे वही छोटे छोटे हथियार यूज हो रहे हैं, शॉर्ट बॉल, जो पुराने हथियार यूज हो रहे हैं, नए हथियार को यूज नहीं हो रहे। स्लोअर यॉर्कर और स्लोअर बाउंसर को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वही पुराने हथियार चल रहे हैं। और शकीब अल हसन का वो जो रनआउट था, वो कोई 1975 वाले मूवी से, मतलब 1975 के वर्ल्ड कप में भी ऐसी फील्डिंग आपको मिल सकती है। वो उस तरह की एथलेटिज्म थी जो एकनाथ सोलकर, कपिल देव जैसे प्लेयर्स, क्लाइव लॉयड जैसे प्लेयर्स दिखाते थे, उस तरह का था। और वो मैच को पूरा टर्न कर देता है लास्ट ओवर में। और ड्रामा, नूरुल हसन गुस्से में है, स्टंप को दो दो बार तोड़ रहे हैं, और बॉल को स्टंप के पहले ही पकड़ लेते हैं एक्साइटमेंट में। नो बॉल होता है, ब्लेसिंग मुजरबानी पूरी तरह बल्ला लपेट रहे हैं, लेकिन वो मुसद्दिक इतना फास्ट डाल रहे हैं कि उनकी बॉल दिख ही नहीं रही, वो बस लपेट रहे हैं अंधाधुन। अंधाधुन बैटिंग जो हम करते थे बचपन में, और उसी तरह से था वो। और इस तरह जिम्बाब्वे आई थिंक मिस कर देती है बहुत बड़ा चांस क्वालिफाई करने का। वहां पे बांग्लादेश को एक लाइफ लाइन मिल जाता है। और अब फिर एक श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच होता है, उसमें हम फिर देखते हैं कि न्यूजीलैंड स्ट्रगल कर रही है, 25 पे 3 हो गई है। और ग्लेन फिलिप्स एक 100 मारते हैं वहां से, और क्या अमेजिंग 100 था ग्लेन फिलिप्स का। और मतलब कि वो अपने दम पे ही उन्होंने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के वर्ल्ड कप में चलना है, क्योंकि न्यू बैट्समैन के लिए हमेशा इजी नहीं होगा इस वर्ल्ड कप में। अगर कोई नया बैट्समैन आता है तो हमेशा वो ऐसा नहीं कि 40 रन मार देगा 20 बॉल में, या 30 रन मार देगा 15 बॉल में। वो शायद 2 रन बनाएगा 8 बॉल में। ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नया बैट्समैन जो आएगा वो 2 रन बनाएगा 8 बॉल पे, कि बॉलिंग इतनी डोमिनेट कर रही है इस वर्ल्ड कप में। तो इसीलिए एक बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी है कि वो रहे और वो रिदम कंटिन्यू करे, जैसे राइली रूसू ने किया, बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी। फिर ग्लेन फिलिप्स ने जो सेंचुरी मारी
2-2 बार ड्रॉप किया श्रीलंका ने। फील्डिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है इस वर्ल्ड कप में। इतने बड़े ग्राउंड्स हैं, आप कैसे पोज़ीशन होते हो, डीप में कहाँ खड़े हो। कई बार हमने देखा है फील्डर थोड़ा 2 रन बचाने के लिए आगे खड़ा है और उसके ऊपर से बॉल निकल रही है, मिसजजमेंट हो रहे हैं कैच के। कितनी बार फील्डर एकदम बाउंड्री पे है तो वो परफेक्ट हो जा रहा है उनके लिए, क्योंकि एकदम जोर वाला स्लॉग स्वीप। अगर वो बांग्लादेश जिम्बाब्वे का मैच देखे तो ब्रैड इवेंस ने जो स्लॉग किया था वो एकदम ही छक्का होता कोई भी और ग्राउंड में, लेकिन वो शायद मतलब वहीं पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही वो कैच हो गया। तो ऐसे मैचेस सब चलते रहे और फिर आपने देखा कि इंडिया बांग्लादेश का जो मैच हुआ एडिलेड में, क्या अमेजिंग मैच था। और ट्विस्ट एंड टर्न, बारिश की वजह से एक और ट्विस्ट हुआ उस मैच में। जो मैच बांग्लादेश एक समय लग रहा था जीत जाएगी, 17 रन से आगे थे डीएलएस में, उसमें इंडिया ने एक टेरिफिक कमबैक किया बारिश के बाद। बांग्लादेश अपने इनएक्सपीरियंस और मतलब नॉट बीइंग एबल टू, इमोशंस में बह गई बांग्लादेश। ऐसा लगा कि उन्हें मंजूर ही नहीं था कि ये मैच रीस्टार्ट हो गया है। और वहां पे उन्होंने विकेट्स खो दिए, अननेसेसरी शॉट्स, और वो पूरे विकेट्स उनके चले गए। तो वो भी एक अमेजिंग मैच था इंडिया और बांग्लादेश का मुझे लगा। और 5 रन से जो इंडिया जीती है वो, और फिर उसमें बांग्लादेश के फैंस एज यूजुअल इतने कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए कि ये था फेक फील्डिंग था, पता नहीं क्या क्या था, कहाँ कहाँ से नए नए चीजें लेके आ गए, और जस्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। और ऐसा होता है जो टीम ज्यादा ये सब कंट्रोवर्सी के बारे में बात करती है ना, तो उनके साथ ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ। आप देख सकते हो शाकिब का जो रॉन्ग डिसीजन वो पाकिस्तान, अब वो लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान भी आईसीसी को पैसे देती है, इंडिया भी आईसीसी को पैसे दे, सब सब पैसे आईसीसी नहीं रखे हुए हैं। ऐसे फैंस आई डोंट थिंक मतलब कि दे कैन ट्रूली एवर एंजॉय क्रिकेट। मतलब अगर आप ये सब में बिलीव कर रहे हो, आप प्लेयर के स्किल पे आप क्या ही ध्यान दोगे, और प्लेयर्स के आप अपनी गलतियों को, एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की, एटलीस्ट वो अपने प्लेयर्स और अपने टीम के की तनकीद करते हैं। लेकिन वो सही है ज्यादा इंस्पाइट कि आप अंपायर्स और मैच ऑफिशियल कोई बिना मतलब का मतलब आप बोलते रहो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और आपके प्लेयर कैच ड्रॉप कर रहे हैं, आपके प्लेयर रन नहीं बना रहे, बेकार शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, और आप तनकीद कर रहे हो अंपायर्स की। मतलब ये बहुत ही सेंसलेस फैन फॉलोइंग फैनेटिसिज्म है, और इसको मैं तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये भी हमें देखा। दूसरा फिर नेदरलैंड्स एक टीम थी जो काफी अच्छी बॉलिंग यूनिट के साथ आई थी। बहुत सारे साउथ अफ्रीकन लोग इसमें आए हुए हैं नेदरलैंड्स की टीम में, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो एक नेशन है वो एक समय डच का कॉलोनी था, फिर एक ब्रिटिश कॉलोनी बना। और वहाँ का जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है साउथ अफ्रीका का, वो अफ्रीकांस है, जो कि डच से काफी मिलता जुलता है। तो ये काफी लोग हैं वहां पे। इवन आप देख लो जो नाम है, एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी, ये सब डच नाम से होते हैं। डी विलियर्स, डी, ऐसे जो भी नाम्स होते हैं, तो ये एक तरह से मतलब आपके होते हैं ये सब डच नेम्स। और डच नेम्स, इनके पास डच हेरिटेज होता है, इनके मदर या फादर डच होते हैं। और उसके बाद आप देख लो कि ये डच पासपोर्ट अपना यूज करके ब्रैंडन ग्लवर, स्टीफन माइबर्ग, कॉलिन एक्करमैन, जो एक समय साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे, ये सब खेल रहे हैं नेदरलैंड्स के लिए। नेदरलैंड्स बांग्लादेश से क्लोज मार्जिन से हारती है। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे को हरा देती है। जिम्बाब्वे को जो हराया वो तो एक स्टनिंग था। अगर अब वो मैच का, वो एक बहुत बड़ा अपसेट था एक्चुअली जो जिम्बाब्वे को हराया, क्योंकि जिम्बाब्वे कुड हैव बीन इजीली स्टिल इन कंटेंशन फॉर द सेमीफाइनल, बट वहां पे जो वो हारे हैं। और नेदरलैंड्स ने अपना बॉलिंग प्रोवेस जो दिखाया है, वो जब आई होप कि ज्यादा बायलैटरल टूर्स हो नेदरलैंड्स को, और वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज हो, मतलब कि ये ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसा होने वाला है जो अभी आने वाला है कतार में। आप देख रहे हो 32 टीमें खेलती हैं, ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप हो। ऐसे पिचेस अगर हो तो एक ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप हो सकता है, बट आप वही है ना, आप यूएई इंडिया में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये टीम्स compete करेंगी, क्योंकि आपके जो मेन कंट्रीज के जो प्लेयर्स है वो माहिर है छक्के मारने में।
60 रन 20 बॉल में भी बना देंगे वो, दसुन शाना का भी बना देगा। तो यहाँ पे श्रीलंका के बारे में क्या बात करूं, बहुत डिसअपॉइंटिंग इंजरीज उनकी होती रही हैं। इंग्लैंड वाला मैच उन्होंने काफी अच्छा फाइट किया, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच भी मुझे लगता है काफी अच्छा हुआ, काफी अच्छा फाइट किया न्यूजीलैंड ने। लास्ट में मुझे लग रहा था अगर वो नीशम कुछ कंट्रीब्यूट कर देते तो वो शायद चेज हो जाता। इंग्लैंड की डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, तो वो भी एक बहुत क्रूशियल क्वार्टर फाइनल टाइप का मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, जो इंग्लैंड ने जीत के एक तरह से पक्का कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो फिनिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराया, वहां पे एक इनिंग्स खेल दी टक्कर ने, जो कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को काफी डैमेज किया नेट रन रेट के हिसाब से। और फिर अफगानिस्तान में भी राशिद खान ने एक इनिंग्स ऐसे खेल दी जो एंड तक ले गया। बहुत अच्छा मैच था वो, कहीं भी जा सकता था। अगर नजीबुल्ला और मोहम्मद नबी उसमें खेल देते तो वो मैच भी फंस सकता था, और इनफैक्ट अफगानिस्तान वो मैच जीत सकती थी। तो वो भी एक बहुत अच्छा मैच रहा। बट फिर आयरलैंड आयरलैंड कुछ ज्यादा नहीं कर पाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ना ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ ऐसा खास प्रदर्शन नहीं कर पाई आयरलैंड। और श्रीलंका ने भी उन्हें हरा ही दिया आयरलैंड को। तो उनका वैसा कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, आयरलैंड का कोई अपसेट नहीं हुआ। बट शायद जो सबसे बड़ा अपसेट था वो होने के लिए वेट कर रहा था लास्ट मैच में, और जैसे नेदरलैंड्स ने हराया है साउथ अफ्रीका को, एक अनबिलीवेबल मॉर्निंग फॉर ऑल पाकिस्तानी फैंस, फॉर ऑल क्रिकेट फैंस। सुबह उठ के आप देखो, पहले आप देखो कि 12 ओवर में 90 रन बना दिए नेदरलैंड्स ने। आप बोलो कि ठीक है अभी कंट्रोल हो जाएगा, फिर कंट्रोल भी होता है, उसके बाद भी लास्ट 2 ओवर में 30 रन बन जाते हैं, 158। और वही है ये गेम, मतलब चाकू छुरे वाला गेम है, बहुत क्लोज है। आपके पास प्रेसिजन वेपन्स नहीं है, आप थोड़ा भी डिविएट करोगे प्लान से, थोड़े भी गलती करोगे तो आपको बहुत महंगी पेनल्टी भर सकती है। जो कागिसो रबाडा ने जो गलती की, मुझे लगता है उसकी बहुत महंगी पेनल्टी भरनी पड़ी है साउथ अफ्रीका को। और उसके बाद जो प्रेशर में आए हैं, टॉस जीत के जो बॉलिंग करने का फैसला था, जब सारी टीम्स यहाँ टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं, तो प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट चोकर का टैग साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स में, वो जो डाउट सेल्फ डाउट आ जाता है। ऑल्दो उनके पब्लिक कुछ नहीं कहती, मतलब कि सबसे रिलैक्स्ड होना चाहिए उनको तो, क्योंकि वहां तो क्रिकेट नंबर वन स्पोर्ट भी नहीं है। उनको तो सबसे रिलैक्स्ड होना चाहिए, फ्रीली खेलना चाहिए, बट पता नहीं उनके मन में ही चलता रहता है। एक भी आर्टिकल नहीं है आज मैंने साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर्स उठा के पढ़े, एक भी, एक आर्टिकल है वो भी चौथे या पांचवें नंबर पे स्पोर्ट्स पेज पे, वो रग्बी और ये फुटबॉल इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इंग्लैंड, आई मीन यहाँ होता तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर ऐसा कुछ हो जाता। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक, क्या रीजन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का बाहर जाने का? लास्ट मैच में स्टार्क को नहीं खिलाया, अफगानिस्तान को जब ब्लो आउट करना था उनको, वैसे ही साउथ अफ्रीका ने नॉर्किया को शुरू में बॉलिंग नहीं करवाई जब नेदरलैंड्स को ब्लो आउट करना था। तो कुछ सिलेक्शन डिसीजंस तो रहे। मोहम्मद हारिस कहाँ था जब वो इतना अच्छे शॉट खेल सकता है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जो हराया, मतलब कि वो इतना इम्प्रेसिव विन था, वहां से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला एक्चुअली। और अब वो ऐसी एक टीम बन गई है कि वो सेमीफाइनल में बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वो हारिस ने एक मोमेंटम दे दिया, और दोनों मैचेस में उसने क्रूशियल इनिंग्स खेली। इनफैक्ट बाबर और रिजवान को भी अब कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है हम अपना आराम से अपने गेम खेल सकते हैं, क्योंकि हारिस है, इफ्तिकार चचा इतना अच्छा खेल रहे हैं, शदाब ने 50 रन मार दिए 22 बॉल में। तो बॉलिंग तो वर्ल्ड बेस्ट उनकी चल रही है पाकिस्तान की। तो अब उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है हम अपना गेम स्टिक टू आवर गेम प्लान विच इज टू प्ले कॉशियसली एंड अटैक लेटर। और उसमें वो सक्सेसफुल रहे, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल बिल्कुल ही फेलियर रहे। तो पाकिस्तान फैंस उनको क्रिटिसाइज कर रहे, ठीक है मैं समझ सकता हूँ ये पॉइंट कि बाबर शुड कम एट नंबर 3, और ये सब पॉइंट्स मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। और आई एम श्योर बाबर और रिजवान विल कम गुड अगेन इन द सेमीफाइनल। इंडिया की तरफ से अगर इंडिया की स्टोरी
ली जाए तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था साउथ अफ्रीका से हारना। अ, लेकिन हम बोल सकते हैं अब पर्थ में कोई मैचेस नहीं है, और पर्थ का एक पिच था जो इंडिया प्रोबेबली यूज टू नहीं हो पाई। लेकिन एडिलेड में भी इंडिया ने ऐसा कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया जब बांग्लादेश के साथ खेली। ऑल्दो सिडनी में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया जहाँ पे वो खेलने जा रहे, तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इंडिया से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हाई होगा। और इंडिया का स्टोरी ये रहा है कि शुरू किया विराट कोहली ने, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव का फॉर्म है, अब वही सब लोग होप कर रहे होंगे कि ये फॉर्म बस नॉकआउट्स में भी आ जाए। अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं भी आता, कुछ इनिंग्स स्लो भी चलता, मैं तो चाहता था वो फेल करे, लॉ ऑफ एवरेजेस थोड़ा उधर हो। बट जो टच में और जो शॉट्स खेल रहे हैं और जो डोमिनेशन कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, 32 ईयर्स कहाँ थे इतने साल, वो भी। और मतलब जो उनका कॉन्फिडेंस है, हम आईपीएल में उनको देख रहे हैं, 5-6 साल से तो देख ही रहे हैं आईपीएल में, लेकिन अभी वो जो फॉर्म और जो रूप और रंग में है, इस बार आईपीएल में भी इंजर्ड था, मे बी वो थोड़ा फ्रेश है मेंटली। आईपीएल में खेल के लोग थोड़ा टायर्ड भी हो जाते हैं मेंटली, तो हमने देखा बुमराह जडेजा ये सब आईपीएल में पूरा खेल के भी कितना मेंटली थोड़ा वर्नआउट हो चुके हैं, फिजिकली वर्नआउट हो चुके हैं। तो एक चीज इंडिया के लिए और है कि शुरू में जो ओपनिंग पेयर है जो डॉट बॉल्स खेल रही है, डॉट बॉल्स कुछ ज्यादा ही हो जा रहे हैं। और 10-11 बॉल आप वेस्ट नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट मेक इट एन 18 ओवर मैच जब दूसरी टीम 20 ओवर का मैच खेल रही है। आप 18 ओवर बैटिंग कर रहे हो, 180 मार रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन 20 ओवर में आप वही 200 कर सकते हो। और आपको बस छू के भागना है, थोड़े सिंगल्स लेने हैं, और ये सब कर रहे हैं। लिटोन दास कर रहे हैं, रिजवान कर रहे हैं सिंगल्स, वो भी भाग रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो आप। मतलब केएल राहुल, यू डोंट नीड टू, ऐसे कोई अनप्लेबल डिलीवरीज नहीं आ रहे जो वो आप लीव कर रहे हो और डिफेंड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप कॉम्पनसेट करोगे भी तो कितना कॉम्पनसेट कर लोगे, क्योंकि आप तो 8-9 बॉल डॉट खेल रहे हो। 2 बाउंड्री आप मारोगे तो यहाँ पे बाउंड्री एक तो मारना इजी नहीं है, आप 2 बाउंड्री मारोगे तो आप रन अ बॉल पे आओगे, 100 के स्ट्राइक रेट से आओगे। फिर उसके बाद आप और डॉट्स खिलोगे ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि वहीं पे डॉट बॉल्स खत्म हो गए। तो पावर प्ले में मतलब कि इट्स टफ टू स्कोर, बट मुझे फिर भी लगता है टीम्स शुड टारगेट 45, 40 to 45 हर टीम को बनाना चाहिए पावर प्ले में। और मिडिल ओवर्स में आपको इनकैश करना चाहिए, स्पेशली 10 ओवर्स के बाद। ठीक है, आप 4 ओवर में, अगले 4 ओवर में आप 10 ओवर में 30 भी बना रहे हो, 25-30 बना रहे हो, मतलब यू आर अराउंड 75। आफ्टर 10 ओवर 75-80 भी आप बना लो, तो भी 75 बना रहे हो, तो आपको नेक्स्ट ओवर 10 ओवर्स में आपको 80 to 90 टारगेट करना ही है। और 165, 155, 165 आपको बनाना ही है। यहाँ पे 155, 165 के मैचेस होंगे तब बॉलर्स कैन पुट द प्रेशर। अभी एडिलेड का पिच तो पूरा लूज हो चुका है, और वहां पे तो मतलब बॉल अटक अटक के आ रहा है, डबल पेस्ड पिच हो चुका है। इसलिए मुझे डर है थोड़ा इंडिया का इंग्लैंड के साथ, स्पेशली विद सैम करन जैसे बॉलर्स जो ऑफ पेस बहुत अच्छा डालते हैं। बट हाँ, मिनोज के लिए बहुत अच्छा वर्ल्ड कप रहा। अब एक पॉइंट है कि रेगुलर नेशंस को मिनोज के साथ और वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, मतलब और क्रिकेट खेलना चाहिए, बायलैटरल सीरीज। अगर इंग्लैंड जा रहे हो टूर करने तो नेदरलैंड्स चले जाओ, आयरलैंड चले जाओ, खेल लो, एक टेस्ट मैच ही खेल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। आप मतलब बी साइड ही भेज दो। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान जैसे टीम्स के अभी बी साइड भी हो चुके हैं, तो भेज दो खेलने के लिए उनके साथ। अह, तो जिम्बाब्वे के डेवलपमेंट में आई थिंक पाकिस्तान का काफी रोल है, क्योंकि पाकिस्तान रेगुलरली वहां टूर करती रही, जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान आती रही, बांग्लादेश जिम्बाब्वे काफी गई है। तो जिम्बाब्वे की टीम में अब थोड़ा चेंज लग रहा है, अब वो फाइटर वाली टीम हो गई है जिम्बाब्वे। इट्स नॉट जस्ट पहले ये 15 साल वाली जिम्बाब्वे नहीं है, 2005 के पहले वाली जिम्बाब्वे है वो। आयरलैंड ऑलरेडी वेरी मच्योर, और अब आयरलैंड के साथ नेदरलैंड्स आ गई है, वो भी एक साउथ अफ्रीकन रिजर्व्स के साथ, वो भी एक खतरनाक टीम बन चुकी है। तो व्हेन यू हैव नेदरलैंड्स, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, आयरलैंड और अफगानिस्तान तो पहले से ही है, साथ में आई थिंक नामीबिया कैन आल्सो डेवलप इनटू अ गुड टीम। तो आप
ये सब स्कॉटलैंड भी है, ये सब टीम्स के साथ अभी जरूरी है कि बाइलैटरल्स का वैल्यू तो वैसे भी रह नहीं गया। अब बाइलैटरल्स की जगह आप इनके साथ ही बाइलैटरल्स खेलो, दैट इज बेटर। तो बाइलैटरल्स ओडीआईज और टी20 का वैल्यू तो कुछ रहा नहीं। टूर्नामेंट फॉर्मेट में अगर ओडीआई टी20 हो उसका अलग ही वैल्यू है, हम देख रहे हैं अभी जैसे। तो वो चीज है। तो ओवरऑल ये वर्ल्ड कप का ग्रुप गेम में अगर आप मुझे बोलो कि टॉप 5 गेम्स क्या रहे, तो मैं बोलूंगा मेरे नंबर 1 पे तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फियर। 90,000 लोग आए हुए हैं। और सेकेंड गेम 90,000 लोग आए हुए हैं, और मतलब क्या चाहिए आपको, विराट कोहली एक स्पेशल लेजेंडरी नॉक खेल रहे हैं। सेकेंड में ऑब्वियसली मुझे लगता है, मैं बोलूंगा पाकिस्तान जिम्बाब्वे सेकेंड। मतलब आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान लूजिंग, बट वो मैच में जैसे जो सिचुएशन था कि 3 रन 3 बॉल पे, और वहां से जिम्बाब्वे जैसे जो अंडरडॉग टीम जीत जाती है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। थर्ड मैच मेरा रहेगा जिम्बाब्वे बांग्लादेश। मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा मैच था, अमेजिंग मैच था। जिम्बाब्वे बांग्लादेश का लास्ट ओवर का ड्रामा और सब कुछ जो भी हुआ। और इंडिया बांग्लादेश ऑब्वियसली बहुत अच्छा मैच था, बहुत ही क्लोज मार्जिन वाला मैच था इंडिया बांग्लादेश। और वहां पे बारिश ने जो टर्न अराउंड किया उस मैच का, एक मतलब नॉवेल लिखा जा सकता है उस मैच पे। मतलब वो मैच जैसे ट्विस्ट एंड टर्न हुआ है। पहले इंडिया ने अच्छी बैट, मतलब कि ओके ओके शुरुआत की। राहुल अंडर प्रेशर खेल गए उस मैच में। फिर सूर्य कुमार यादव खेल गए एंड में, और 180 बनाने के बाद भी लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी। और 6 ओवर में 7 ओवर में 70 रन थे बांग्लादेश के। और वहां से इंडिया ने कमबैक किया, 15 जैसी टारगेट चीज हुआ, जो भी ड्रामा था उस मैच में। फिर बांग्लादेश जिम्बाब्वे के मैच में फाइनल ओवर ड्रामा, मतलब मैं ब्लेसिंग मुजरबानी का वो अगली स्लॉग कभी भूल नहीं पाऊंगा अपने लाइफ में। रिचर्ड एनग्रावा और पॉमी मबांगवा का कमेंट्री। तो इंडिया पाकिस्तान जिम्बाब्वे, बांग्लादेश जिम्बाब्वे, इंडिया बांग्लादेश, ये 4 मैचेस तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छे रहे। और उसके बाद आप डिपेंड करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी फैन है तो आप साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स मैच को नंबर 5 पे रखेंगे, क्योंकि वो मैच आप कभी भूल नहीं सकते। कि नेदरलैंड्स जैसी टीम साउथ अफ्रीका जैसे टूर्नामेंट फेवरेट्स जो लग रहे थे जैसे वो खेल रहे थे। या फिर आप इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच को रखोगे, जहाँ पे इंडिया ने एक इनक्रेडिबली इजी विन को एक डिफीट में टर्न किया। डेविड मिलर ने एक्चुअली एक डिफीट को विन में टर्न किया, कैच ड्रॉप हुए, जो भी हुआ बहुत एक्साइटिंग मैच था वो भी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग चेज कर रही थी न्यूजीलैंड एक टाइम पे। विलियमसन रन बॉल खेल रहे थे, और फिलिप्स अटैक कर रहे थे। तो बहुत अच्छा। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा। तो इनमें से दो में से कोई एक मेरा टॉप 5 में आ जाएगा। तो बहुत अच्छे मैचेस हुए इस वर्ल्ड कप में, और अपसेट्स हुए हैं ऑब्वियसली। जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स, उससे पहले नमीबिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड को जो हरा दी। तो बारिश ने भी अपना पूरा गेम प्ले किया है। अफगानिस्तान इनफैक्ट सबसे ज्यादा मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि वो 2 मैच बारिश की वजह से नहीं खेल पाई, नॉट जस्ट 1 मैच। और उसमें उनको लग रहा होगा कि कहीं हम न्यूजीलैंड को फंसा सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड पे न्यूजीलैंड के साथ मैच था वहां पे काफी बिग बैश खेला हुआ है राशिद और नबी ने। तो यही सब फैक्टर्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो मेरे हिसाब से प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स थे वो निकल चुके हैं। एंड निकलने का रीजन ये है कि उनका बॉलिंग अटैक जो दुबई में क्लिक कर गया था, जो कि वो लोग कभी टी20 खेलते नहीं है ये तीनों मिलके, हमेशा उनके केन रिचर्डसन खेलते रहते हैं, या फिर वो बॉलर खेलते रहते हैं। आई थिंक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो जिन्होंने फिल ह्यूग्स को बाउंसर मारी थी जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो ये जैम्पा भी कभी खेलते नहीं है, एस्टोन एगर खेलते रहते हैं, शॉन अबॉट। तो ये वो लोग अपने रेगुलर बॉलर्स टी20 में खिलाते नहीं है, टेस्ट मैच के लिए रेस्ट करते हैं। बस वो 2021 में उनका बॉलिंग अटैक क्लिक कर गया, और यहाँ पे उनका बॉलिंग अटैक क्लिक नहीं किया, जिसको न्यूजीलैंड ने डिस्ट्रॉय कर दिया एक ही मैच में, और उसके बाद से वो कम बैक कर नहीं पाए।
मैक्सवेल के लिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे सीरियसली लगता था कि उसमें पोटेंशियल है कि वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी जैसा खेला, अगेंस्ट टफ स्पिन ऑफ राशिद एंड मुजीब, तो उस बंदे में एक पोटेंशियल था। स्टोइनिस का ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। टिम डेविड को और देखने का मन था मुझे, मैथ्यू वेड को और देखने का मन था, वार्नर को और देखने का मन था, बट ऑस्ट्रेलिया को मैं डेफिनेटली मिस करूंगा। वो एक ऐसी टीम है जो नॉकआउट में एक अलग ही लेवल का क्रिकेट खेलती है, तो उनको मैं डेफिनेटली मिस करूंगा। बट साउथ अफ्रीका को भी मैं मिस करूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक रियली अच्छी टीम थी इस कंडीशंस में। बट तिम्बा बावुमा की कैप्टनसी में पता नहीं, मुझे नहीं लगा कि सब लोग यूनाइटेड थे या फिर थोड़ा लो ऑन एनर्जी लग रहे थे थोड़ा फील्ड में। इवन इंडिया के अगेंस्ट भी कभी भी 133 बनने नहीं चाहिए थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो 43 फॉर 4 है, तो इफ्तिकार और शदाब को इतने रन्स बनाने नहीं चाहिए थे। तो मिडिल ओवर्स में उनकी इंटेंसिटी हमेशा कम हो जाती थी। पता नहीं ये क्या फैक्टर है। और अगर ये कोटा सिस्टम और ये नहीं चल रहा है, तो यू शुड गो फॉर अ वाइट कैप्टन। और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने रेसी वैंडरडुसन को भी बहुत मिस किया। उनकी इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, क्योंकि वो लास्ट 2 साल से साउथ अफ्रीका की T20 इनिंग्स को एंकर कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पेस कर रहे हैं। मुझे लगता है उसको उनको बहुत मिस किया साउथ अफ्रीका ने। तो ये जो वर्ल्ड कप है, ये एक अलग टाइप का वर्ल्ड कप हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ और ऑस्ट्रेलिया में इतने दिन बाद वर्ल्ड कप हुआ। 2015 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें फील्ड रेस्ट्रिक्शन के रूल बहुत ही अलग थे। 40 ओवर्स के बाद एक प्लेयर अंदर आ जाता था, जिसकी वजह से आप 40 ओवर्स के बाद बहुत बड़े बड़े स्कोर दिखते थे। जैसे मार्टिन गप्टिल ने 237 बना लिया था, क्रिस गेल ने 200 बना लिया था। तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि कम फील्डर बाउंड्री पे रहते थे लास्ट 10 ओवर्स में। बट एक्चुअली जो ट्रू ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है वो यही है, जो बॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली समर होता तो और फ्लैट पिच होता, तो ये आइडियल टाइम मुझे लगता है था। अगर बारिश बस ना आती तो ये आइडियल टाइम था ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का। और बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है। और ये एक वेस्टर्न मूवी जैसा है। जैसे आज नोमान नियाज भी बोल रहे थे कि ये पता नहीं क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है इसका स्क्रिप्ट या स्टीवन स्पीलबर्ग ने। बट मैं तो बोलूंगा शायद ये एक क्वेंटिन टैरेंटिनो की जो वेस्टर्न मूवीज होती हैं, या सर्जियो लियोन की, या फिर रमेश सिप्पी की जो वेस्टर्न मूवीज, उसके बराबर है। क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से डेवलप होके आए हैं। बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत मसाला है, स्पेगेटी वेस्टर्न जो बोलते हैं हम, करी वेस्टर्न। बहुत मसाला है, बहुत एक्शन है, बहुत सारा ड्रामा है, लास्ट ओवर ड्रामा है, लास्ट ओवर फिनिशेस हैं, इमोशंस आर रनिंग वाइल्ड। कुछ लास्ट मिनट तक आपको कुछ पता नहीं क्या होगा, कब कौन सी टीम कंटेंशन में आ जाएगी। बट अब ये है कि सेमीफाइनल्स आर डिसाइडेड, और ये 92 पाकिस्तान के लिए ये 92 के से सिमिलर लग रहा होगा, एक्सेप्ट फॉर साउथ अफ्रीका के जगह इंडिया आ गई है। और नहीं तो एग्जैक्टली वही सेमीफाइनल लाइनअप होता जो 92 में हुआ था। तो क्योंकि उस समय भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड हुआ था, और पाकिस्तान ऐसी बारिश के मदद से आई थी। उनका एक मैच जो वो पक्का हारने वाले थे वो रेंड ऑफ हो गया था, पॉइंट्स डिवाइड हो गए थे। फिर 2-3 और रिजल्ट्स उनके फेवर में चली गई। जैसे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हार गई थी वेस्ट इंडीज से, और ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। एंड पाकिस्तान इवेंचुअली क्वालिफाइड विथ टू प्ले विद द नंबर 1 टीम ऑफ दैट वर्ल्ड कप, विच वाज न्यूजीलैंड। मार्टिन क्रो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, और मार्टिन क्रो उस मैच में भी अच्छा खेले, बट वो फील्डिंग नहीं करने आए। और इंजमाम उल हक ने उसी टाइम मोमेंटम ले लिया विथ वेरी गुड इनिंग, 70 कुछ मारे उसने 37 बॉल्स में। उसी तरह इंडिया इंग्लैंड का नॉकआउट मैच तो आई थिंक 1987 के बाद पहली बार हो रहा है, जब माइक गैटिंग, ग्राहम गूच, ये लोग खेला करते थे वानखेड़े में। इंग्लैंड ने हरा दिया था इंडिया को। उसके पहले इंडिया ने 1983 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड को नॉकआउट किया था, जब कीर्ति आजाद ने बोथम को एक रोलिंग बॉल से आउट किया था, फिर यशपाल शर्मा ने फिनिश किया था। तो लॉट ऑफ मेमोरीज आ जाती हैं। और फाइनल में तो हम देखेंगे क्या ये इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, या न्यूजीलैंड इंग्लैंड दोनों फाइनल होगा, जो 2019 से ही वेट कर रहे होंगे न्यूजीलैंड फैंस बदला लेने का। तो
गाइस लेट मी नो कि आपके लिए ये वर्ल्ड कप क्यों यादगार रहेगा, मतलब कि ये वर्ल्ड कप में ऐसा क्या है जो आपको हमेशा याद रहेगा। मेरे लिए ये वर्ल्ड कप यादगार है क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए क्योंकि कंडीशंस टिपिकल नहीं है जो एशिया के कंडीशंस होते हैं, जो हाई रन स्कोरिंग को सूट करते हैं, जहाँ पे बॉलर्स इजीली प्रेशर में आ जाते हैं शॉर्टर बाउंड्रीज की वजह। यहाँ पे बॉलर्स का दिल बड़ा रहता है, वो भी अपने एक्सपेरिमेंटेशन, अपने प्लान्स बना सकते हैं, एग्जीक्यूट करने का हिम्मत रख सकते हैं। इसलिए ये वर्ल्ड कप स्पेशल है। और बैलेंस है, हो गया है, बैलेंस आउट हो गया है जो बिग हिटिंग है T20 में। T20 is not about all the big hitting. Surya Kumar is not about all big hitting, but timing the ball. Even in while playing very weird shots, he's middling the ball. And Surya Kumar Yadav का क्या tournament रहा है, he's overshadowing Virat Kohli in a way, even though Virat has had a phenomenal comeback of a tournament. But Sky is in such a form. He's reached the number one rankings. Babar and Rizwan will probably step up in the knockouts. और शाहीन इज कमिंग बैक। बोल्ट और सऊदी अच्छे लग रहे हैं। सैम करन डेथ बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बटलर और हिल्स चल रहे हैं। मोइन अली है। बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं अभी भी। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड का हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है। केन विलियमसन अभी फॉर्म में वापस आ रहा है। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है और मजा आएगा ये सेमीफाइनल्स देखने में। So that's it from my end, guys. Keep following our channel, keep subscribing Cricket Caviar, and we'll bring more videos to you. Thank you, guys.